मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोशनी टीवी के ख़ास प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो काफ़ी अहमियत रखता है और अहमियत वाला है, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए दूरदर्शन न्यूज़ के डिप्टी डायरेक्टर जनाब शुजात अली साहब, जो IAS है, हमारे साथ मौजूद तशरीफ़ रखते हैं, स्टूडियो में मौजूद है। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे हिंदुस्तान यानी हमारे मुल्क की तरक्की में अक़लियतों का क्या किरदार है, क्या किरदार हो सकता है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि डायरेक्टर साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर साहब है, हैदराबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में शिरकत किए, वहाँ पर अपना बेशकीमती लेक्चर भी दिए, और काफ़ी नौजवान वहाँ मौजूद थे जिन्होंने काफ़ी इससे मुतासिर भी हुआ, मरूब हुए और शायद इस्तिफ़ादा भी हासिल करेंगे। उन्हीं के इन खिदमात का फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ अपने दावत मदू किए थे, जो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका हमारे स्टूडियो में खैर मक़दम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रोशनी टीवी को मुबारकबाद दूंगा कि रोशनी टीवी अपने टीवी के ज़रिए, अपने प्रोग्रामों के ज़रिए समाज में एक नए रोशनी फैला रही है। मैं आपको और आपकी टीम को फिर एक बार मुबारकबाद बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत नाज़रीन को भी मैं नेक तमन्नाओं का इज़हार करूँगा, क्योंकि कोई भी टेलीविज़न, कोई भी इदारा नाज़रीन की सरपरस्ती से चलता है। और जब भी मैं निज़ामाबाद आता हूँ तो रोशनी टीवी देखने का इत्तेफाक होता है मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ कि इसका जो स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है। आपको और आपकी सारी टीम को फिर एक बार मुबारकबाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शायद साहब प्रोग्राम के आखिर में कुछ गड़बड़ी की वजह मैं आपका शुक्रिया अदा करना भूल जाऊँ, इसलिए मैं शुरुआत में आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ कि आप हमारी छोटी सी दावत पर अपना बेशकीमती वक्त निकाले, यहाँ तशरीफ़ लाए। साहब, मैं सब में पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या अक़लियतें हिंदुस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकती हैं? देखिए, अदा कर सकती क्या, अदा कर रही हैं। हिंदुस्तान के 3 सदर मुसलमान गुजरे हैं। हिंदुस्तान के कारगुजार सदर की हैसियत से मोहम्मद हिदायतुल्लाह 3 बार खिदमत अंजाम दे चुके हैं, और हमारे मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो खिदमत अंजाम दी हैं और जो मैसेज हमको दिया है, वो हम क़यामत तक नहीं भूल सकते। बेशक, क्योंकि जब खुबार ख़ातिर में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये लिखा था कि अगर आसमान अज़ीम से कोई अज़ीम फ़रिश्ता आ जाए ज़मीन पर और उससे कहे कि आज़ाद, हम तुम्हारे मुल्क को आज़ाद कर देंगे, लेकिन तुम्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को पामाल करना पड़ेगा, तो आज़ाद ने उस फरिश्ते से कहा था कि मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जो हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों की मोहब्बत को, उनकी इंटीग्रिटी को मुतासिर करती है। जी, तो आप इस जाविये से देखते हैं कि हमारे जो आला ओहदों पर रहे मुसलमान, उन्होंने अपनी बेशकीमती खिदमत से मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा किया। लेकिन साहब 2011 की मरदमशुमारी के लिहाज से जो मुसलमानों का तनासुब दर्ज किया गया था वो 13.4% रहा। तो उसी लिहाज से जब मरदमशुमारी की गई तो ये भी देखा गया था कि 52.3% लोग सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, जो मुस्लिम तबका है, और 50% से कुछ ज़्यादा लोग मैट्रिक तक की तालीम हासिल करते हैं, मुस्लिम नौजवान। इसी तरह 1.4% ग्रेजुएट है मुस्लिम, और इसी लिहाज से 4.4% या उससे कुछ ज़्यादा लोग सरकारी मुलाजिमतों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और सिर्फ थोड़े से लोग हैं जो यानी पैसे वाले समझे जाते हैं मुसलमानों में। तो इन सब को देखने के बाद हम माशी तौर पर किस तरह हमारी मुल्क की तरक्की का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 125 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मुलाजिमतें हैं उसको काउंट करें तो वो बड़ी मुश्किल से 48 लाख हैं। 48 लाख का मतलब ये हुआ कि हम 1% आवाम को भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड नौकरी देने के लायक नहीं है। तो सवाल ये है कि जब 1% को ही हम नौकरी दे सकते हैं सरकारी, तो 99% जो हमारा वो है फीसद है, वो क्या कर रहा है? बहुत खूब। देखिए, मुसलमान ही नहीं, हिंदू हो कि सिख हो या ईसाई हो, ये सारे के सारे तबके सरकारी नौकरियों पर डिपेंड नहीं करते। इनके अपने आबाई पेशे हैं, नए नए पेशे भी जो है सामने आ रहे हैं, नए नए मौके सामने आ रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि हिंदुस्तान में कॉल सेंटर्स का जाल फैलेगा? कभी आपने ये सोचा था कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन नाम की कोई चीज़ हमारे पास आएगी? कभी आपने सोचा था कि रोशनी टीवी हैदराबाद की बजाय निज़ामाबाद से भी चलेगा और लोग इसको देखेंगे?
इसको पसंद करेंगे। तो नए नए मौके सामने आ रहे हैं, मुलाजिमतों के मौके सामने आ रहे हैं, मईशत की तरक्की के मौके सामने आ रहे हैं, तालीमी मौके सामने आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हम लोग को मौके मिल रहे हैं, लेकिन सरकारी सतह पर हमें अगर पसमानदगी से उभरना है तो किस तरह मौके मिलने चाहिए और हम किस तरह तरक्की में अपना किरदार निभा सकते हैं? देखिए 1990 में ये फैसला किया गया था कि सरकारी मुलाजिमतों की तादाद को घटाया जाएगा जी। उसकी वजह ये थी कि कोई भी तरक्याती काम करने के लिए आपको लोन की ज़रूरत थी और लोन मिलता था वर्ल्ड बैंक से। और वर्ल्ड बैंक ने ये कंडीशन रखा था, तमाम गरीब मुल्कों पर या तरक्की पजीर मुल्कों पर ये शर्त रखी थी कि हम क़र्ज़ आपको एक ही शर्त पे देंगे जब आप अपनी मुलाजिमतों की तादाद को घटाएंगे। तो उसमें हिंदुस्तान भी शामिल था, जिसने माहिदा किया था वर्ल्ड बैंक से कि हाँ भाई हम जो है घटाएंगे। कि उसकी वजह क्या थी घटाने की? वर्ल्ड बैंक ने ये शर्त इसलिए रखी थी कि अगर आप कर्जा लेते हैं तो आपको कर्जा वापस भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जो है इतनी जो है बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजिमिन को रखते हैं तो आप हमारा कर्जा वापस कैसे करेंगे? तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई प्राइवेट सेक्टर को आप इंकरेज कीजिए, लोग प्राइवेट नौकरी करेंगे। और आपको ये भी जानकर ताज्जुब होगा कि 2004 के बाद जितने भी अपॉइंटमेंट्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, यहाँ पर पेंशन को ख़त्म कर दिया गया है। 2004 के बाद जितने मुलाजिम आए हैं सरकार में वो पेंशन के फ़वाइद से महरूम हैं जी, क्योंकि हुकूमत का जब तक खर्चा नहीं कम होगा उस वक्त तक आप कर्जा दूर नहीं कर पाएंगे। तो आज के जो भी सरकारें हैं सारी दुनिया में, वो सरकारी मुलाजिमतों को जो है ना फौकियत नहीं दे रही हैं, बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर रही हैं जी। तो अगर बात लिया जाए कि हमें बहुत ज़्यादा मौके हैं तो हम तरक्की में किस तरह किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए आप ये देखिए कि भाई अगर हम मुसलमान की बात करें तो मुसलमान की आप देखिए तरक्की, क्या कोई ऐसा मुसलमान आपको दिखाई दिया है जिसके पास सेल फोन नहीं है जी? आप बताइए ईमानदारी से, कोई एक ऐसा मुसलमान जो बालिग है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, बच्चा हो या बच्ची हो, कोई सेल फोन से महरूम है? मैं नहीं समझता कि कोई महरूम है जी। सब खाने से महरूम है लेकिन सेलफोन से महरूम नहीं है। बात नहीं, घरानों में खाना नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, मैं सेलफोन का इस्तेमाल नहीं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ जी। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सेलफोन जो है जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अगर कोई सेलफोन इस्तेमाल कर रहा है तो मेरा ऐसा ख्याल है कि वो खाने पीने के बाद ही कर रहा है। हो सकता है कि आपकी नज़रों में वो 3 वक्त ना खा रहा हो, 2 वक्त खा रहा होगा जी, लेकिन सेलफोन तरक्की की और जो है उरूज की एक मिसाल है जी। ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि एक ज़माना था किसी मुसलमान के पास कार होती थी तो लोग बोलते वो बड़े घर का आदमी है, उनके पास कार है। आज आप देखिए अगर कोई मुसलमान भाई क्लर्क भी है उसके पास भी कार है, और 2 पहिए वाली गाड़ी तो लगभग आम लोगों के पास भी मौजूद दिखेगी। तो एक आप 2 व्हीलर अगर मेंटेन करते हैं तो उसका सबूत ये है कि आपके पास माशी ताकत है, वरना आप 2 व्हीलर नहीं ले सकते जी। गुर्बत दोनों ही तबकों में है जी, लेकिन होता यह है कि मुसलमान के ज़्यादा है। हाँ, मुसलमान के घर में क्या होता है कि एक ही फर्द काम करता है जी। और जो हमारी हिंदू बहन भाई की जो फैमिली है वहाँ पे अगर 4 बच्चे हैं, 4 जो है मेंबर्स हैं फैमिली के, तो चारों आपको मसरूफ दिखेंगे काम में। हमारे यहाँ वो अभी कल्चर आया नहीं है। पहले क्या था, नवाबी थी, नवाबों के पास काम कर लेते थे, घर भी मिल जाता था रहन सहन के लिए, वो एक अलग ज़माना था। आज का ज़माना ये है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ज़माना है। अगर आपके पास नॉलेज है तो इसको इनकैश करेंगे, आप जिएंगे जी। डिप्टी डायरेक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा मसला बताया कि लोग पहले के मुकाबले में बाशऊर हो गए हैं और तरक्की की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि हमारे दिगर बिरादर वतन के पास जी तमाम के तमाम लोग काम करते हैं, हमारे पास एक ही फ़र्द काम करता है, लेकिन उनके पास में जो वसाइल है हमको वो मुहैया नहीं होते। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए जो मौके फराहम किए जाते हैं हमारी उसमें उतनी हिस्सेदारी मैं उससे भी जो है इत्तेफाक नहीं करूँगा। अब देखिए माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन है, माइनॉरिटीज़ वेलफेयर मिनिस्ट्री है। आपको पता है पहले माइनॉरिटीज़ वेलफेयर मिनिस्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। आज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री है और हर स्टेट में लगभग माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री आ चुकी है, और इनके पास इतने सारे जो है स्कीम्स हैं जिससे फ़ायदा उठाना आपका काम है, और आपके लोगों का भी ये काम है कि उन स्कीमात को आम करें, उसका प्रोपेगेंडा करें। अगर प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, उसकी स्कीमात का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप किसी पे डाल नहीं सकते। जी साहब, जो मेरे पास डाटा है उसके लिहाज से तो सिर्फ 2%
लोगों को, जी। 2% अफराद को जी गवर्नमेंट से लोन मिलता है मुस्लिम, जी और 5 बैंक, ये गवर्नमेंट के जरिए, और जी। बैंक के जरिए सिर्फ 5% लोगों को लोन दिया जाता है। जी तो किस तरह इस्तेफादा करना चाहिए? देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज जो भी आपके पास लोन लेने आएगा उसको लोन देना है। तो आपको ओपिनियन लीडर्स तैयार करने की ज़रूरत है। साहब मैं 1 मिनट आपको जी माफ़ी चाहता हूँ, जी। बिल्कुल माजरत के साथ। जी जिला कलेक्टर की बैंकर के साथ एक मीटिंग होती है जी जिसमें सख्ती से हिदायत दी जाती है जी कि फलाने 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 क़वायद की पाबंदी करते हुए फ़ौरन से फ़ौरन लोन इजरा किए जाएं। जी वहाँ पर तमाम बैंक से बोलते हैं बिल्कुल हम लोग इस पर अपनी पूरी कोशिश करेंगे या जी। लोन देंगे, जी और ये लोग अपने बैंक के बाहर भी लगा देते हैं कि 24 घंटे में लोन दिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वो जो कार्रवाई करवाते हैं 3 महीने उसके पीछे चक्कर काटने पड़ते हैं। जब कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद फिर ये कहते हैं कि ये लो हम तुमको 24 घंटे में लोन दे दिए। जो कार्रवाई के लिए 3 महीने काटने पड़ते हैं, और ऐसी ऐसी ज़मानतें मांगी जाती है जो एक आम इंसान, जो गरीब तबके का लोग ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके लिए वो ज़मानतें दे पाना नामुमकिन सी बात है। तो इस निज़ाम को किस तरह तब्दील करना चाहिए? देखिए, अगर आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे आपके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, ज़ात पात की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे, अक़ीदे की बुनियाद पर, तो आपके पास अक़लियती कमीशन भी मौजूद है जी। आपके पास एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौजूद है जी। तो सवाल ये है कि क्या आपने ये सारी तकालीफ उनके इल्म में लाई? कई जगहों पर ऐसा होता है कि उनके इल्म में नहीं आई। जो लोग उनके पास पहुँचे और उनको बताया कि ये मसला था, तो उनका मसला हल हुआ, उनको लोन मिला। जी। माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन में तो आपको लोन मिलता ही है। जी। ऑटो रिक्शा हैदराबाद में दिए गए, यहाँ तो कार देने की स्कीम भी चल रही है। जी। ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए बाज़ जगह टेक्निकल मजबूरियां होती हैं, बाज़ जगह कागज़ देना पड़ता है, बाज़ जगह पर आपको जो है सर्टिफिकेट्स लाने पड़ते हैं, बाज़ जगह पे आपको EBC का BCE का सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। आप कहेंगे नहीं वो मैं नहीं पेश करूंगा और मुझे हो जाना चाहिए, तो नहीं होता। कागज़ी खाना पूरी भी ज़रूरी है। जी डायरेक्टर साहब, आप जी जो बता रहे थे कि इसमें ये बताएं कि हमारे सियासी क़ायदीन किस तरह हमारी कौम को उभारने के लिए क्या किरदार करना चाहिए? देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हर गली और हर मोहल्ले में ओपिनियन लीडर्स, जी, जो बड़ा अच्छा टर्म है, ओपिनियन का मतलब ये होता है कि एक महल्ले में एक लड़का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होता है और उसको जो है सारे ख़वानीन की और सारे तौर तरीक़ों की जानकारी होती है। अगर इस तरह से नौजवान हर एक महल्ले में जो है काम करना शुरू कर दें तो कायदीन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कायदीन जो है सियासी फ़ैसले करेंगे, सियासी ताकत के ज़रिए नए नए कानून बनाएंगे, नए नए GOs निकलवाएंगे, लेकिन वो खुद आके पर्सनली आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो आप अपने मोहल्ले में ओपिनियन लीडर्स का ग्रुप तैयार कीजिए, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जी साहब, ये बताएं कि हमारे मुल्क से जी काबिल तलबा या फिर फ़नी माहिर जी दीगर ममालिक को जाते हैं, वहाँ के वसाइल में इजाफ़ा करते हैं, वहाँ अपने महारत के जौहर दिखाते हैं और वहाँ की आमदनी बढ़ाने का ज़रिया बनते हैं। जी क्या हमारे मुल्क में उतने वसाइल मौजूद है? देखिए, क्या हमें उतना इस्तेमाल किया जा रहा है जितना? देखिए, वसाइल मौजूद हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए, अगर आप ग्रीडी हों, आप सोचते हैं कि भाई अगर मैं इस डिग्री के साथ अपने वतन में काम करूंगा तो मुझे 40,000 मिलेंगे, 40,000 रुपये मिलेंगे, और यही डिग्री के साथ, यही काबिलियत के साथ अगर मैं मिडल ईस्ट चला जाऊंगा तो मुझे 30,000 दिरहम मिलेंगे। तो ये अब एक हर आदमी की जो है ग्रीड होती है कि मैं कम से कम वक्त में ज़्यादा कमाऊँ, तो वो जाते हैं। वैसे रोटी तो अपने वतन में भी है जी, रोज़ी अपने वतन में है जी, बेशक। और एक शायर तो ये कहता है कि इज़्ज़त उससे मिली जो वतन से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया। तो ये शेर मैंने अपने वालिद को सुनाया था, तो वालिद बोले कि नहीं बेटा, मौत 3 किस्म की होती है। एक मौत तो तुम्हारी फितरी मौत है, जब तुम मर जाते हो तुमको दफन कर दिया जाता है। दूसरी मौत तुम्हारी ये है कि तुम सो जाते हैं, सारी दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। तीसरी मौत ये है कि तुम अपना वतन छोड़ते हो। तो उन्होंने मेरे इस शेर को उल्टा करके कहा कि ज़िल्लत उसे मिली जो वतन से निकल गया, वो फूल सड़ गया जो चमन से निकल गया। जी जी। लेकिन जितने मौक़े बैरून ममालिक में हासिल होते हैं, कि हमारे मुल्क में उतने मौक़े मिल पाना मुमकिन है? देखिए, हमारे पास जो मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रहे हैं, वहाँ पे बाज़ कंपनीज तो आपको जो है सालाना 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप जो है गैर मामूली काबिलियत के साथ ट्रिपल IIT में पास होकर निकलते हैं तो आपका प्लेसमेंट जो है वहीं पे हो जा रहा है, कैंपस में हो रहा है। कई लड़के हैं मुफक्कमजा कॉलेज के हैदराबाद के, उनका प्लेसमेंट बिल्कुल उन्हीं के कैंपस में हो रहा है। जी।
ठीक है, वो अमाउंट उतना बड़ा नहीं है, 8 लाख या 10 लाख है महीने को, लेकिन टू स्टार्ट विथ इट्स अ गुड अमाउंट। जी साहब, लेकिन हमारी यहाँ तो ये हाल है कि रोटी कपड़ा और लिबास में हम लोग इतने परेशान हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए उलझ जाते हैं। तो 888 तक आप कहाँ से नहीं, मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि अगर काबिलियत हो, चाहे वो आपको मैं ऐसे भी लड़के बताऊंगा जो ITI में गैर मामूली महारत रखते हैं और हिंदुस्तान में वो कमा रहे हैं 50,000 60,000, उनके अपने खुद के कारखाने हैं, वेल्डिंग की उनकी अपनी शॉप है। ऐसे भी वेल्डर हैं जो वेल्डिंग करते हैं, वो वेल्डिंग दिखाई नहीं देती। मेरे क्लासमेट हैं वो वेल्डर हैं, तो वो जो है हमारे सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम के साथ काम किए, जब वो यहाँ मिसाइल के साइंटिस्ट थे, उनके साथ काम किए थे। तो वो उनके कंधे पे हाथ रख के तारीफ की थी उन्होंने कि भाई तुम्हारी वेल्डिंग का जवाब नहीं है, वेल्डिंग में जो है कहाँ तुमने टाका मारा कहाँ नहीं मारा नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा भी है, आपके काम पे है, आपके महारत पे है। आज का दौर जो है खाली पास करने का दौर नहीं है, आज का दौर डिस्टिंक्शन का दौर है। वही लोग सर्वाइव करेंगे जो फिट होंगे। अगर आप फिट नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब कोई मजहब जात पात आपको रुकावट नहीं कर सकते अगर आप काबिल है। देखिए, अब मैं आपको एक मोटी मिसाल देता हूँ। मोहम्मद अजहरुद्दीन मुसलमान थे, हैं, कैप्टन बने कि नहीं बने? सानिया मिर्ज़ा आज पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन टेनिस स्टार है, मुसलमान है, क्यों बनी? कैसे वो मुकाम पे आई? काबिलियत की बुनियाद पे आई। तो काबिलियत अगर नहीं पैदा करेंगे और नाइंसाफ़ी के जो है शिकवा करेंगे काबिलियत के बगैर, तो ये कोई जायज़ शिकायत नहीं है। आपको काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी। साहब, मुल्क की तरक्की का मकसद जी तमाम तबकात की तरक्की होता है, बेशक, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसमें दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। तो क्या हमारा मुल्क इस जानिब किस रफ्तार में रवा दवा है? देखिए, अगर आपको जो है ना अपना सही पोजीशन जानना है जी, तो अपने से ऊंचे आदमी को कभी नहीं देखना चाहिए। हमें अपने से जो कमज़ोर आदमी है उसको देखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जितनी गुर्बत है आपके पास नहीं है। कोई भी कमीशन कुछ भी कह ले, लेकिन मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूँ कि जो गुर्बत, जो परेशानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में है आपके पास नहीं है। तो आप क्या कीजिए, उनको देखिए कि भाई उनसे तो हम बेहतर हैं, और बेहतर कैसे हों। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या किसी की भी रिपोर्ट हो, रिपोर्ट देना बहुत आसान है। आपको मैं कहूँगा कि आपका जो रोशनी टीवी है, मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन टीवी है। तो आप क्या कहेंगे, शुजात साहब आप बहुत ज़्यादा हमारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, अच्छा टीवी है, निज़ामाबाद में इतना अच्छा टीवी नहीं बोल सकते आप, लेकिन मैं कहूँ कि इसके उतना अच्छा टीवी तो BBC में भी नहीं है, BBC भी इतना अच्छा नहीं है। अगर मैं बोलूँगा तो आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। तो कमेटीज जो होते हैं, जो आपके जो सियासी मकासद के लिए जो शामिल किए जाते हैं या कायम किए जाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आपको मार्जिन रखना पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, तहफ़्फ़ुज़ात जो है, रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन दस्तूर में तरमीम किए बगैर किसी को मिल सकता है क्या? इम्पॉसिबल, नामुमकिन। तो सच्चर कमेटी कहती है कि भाई इनको रिजर्वेशन देना चाहिए, BC कमीशन की बुनियाद पे। हाँ भाई, तो आपके दस्तूर में मजहब की बुनियाद पे तहफ़्फ़ुज़ात की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन दस्तूर में ये गुंजाइश है कि अगर कोई तबका बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो जी, तो उसको ज़रूरी इक़दाम करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाए, खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात, बिल्कुल, BC कमीशन के ज़रिए, फिर उसकी तरक्की को बिल्कुल यकीनी बनाया जाए। मगर मुस्लिम को तहफ़्फ़ुज़ात देने की गुंजाइश नहीं है। नहीं सर, ये यहाँ पर जो मुतालिबा था मुस्लिम बोल के नहीं था। नहीं, मगर आज जो बातचीत की जा रही है जी, मुसलमानों की रिपोर्ट, मुसलमानों के बारे में रिपोर्ट, जो जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, मैसेज गलत जा रहा है। जी, आप जो है ना, आपने ऑलरेडी मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया है मंडल कमीशन में। आपके नॉर्थ में लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, कर्नाटक में फ़ायदा उठा रहे हैं, तमिलनाडु में फ़ायदा उठा रहे हैं, केरला में फ़ायदा उठा रहे हैं। केरला में मुसलमान पसमानदगी का शिकार नहीं है। क्यों? मुसलमान ही है ना वो, क्यों शिकार नहीं है पसमानदगी? इसलिए कि वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, गुर्बत के बावजूद लिखते हैं, पढ़ते हैं। वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कोई जाहिल आदमी है क्या। जी, बहुत बेहतर साहब। आप ये बताएं कि आप निज़ामाबाद तशरीफ़ लाए, एक बेशकीमती लेक्चर दिया, उसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि एहसास कमतरी को ख़त्म करो जी, खुद एतमादी को आगे बढ़ाओ जी, और दीगर इब्नाए वतन के साथ कांधे से कांधा मिला के जो तरक्की के फ़वायद हैं, जो समरात हैं, उसको हासिल करो। अगर हासिल करने में दुश्वारी हो रही है तो उसको लॉबी बनाकर छीनो। किस तरह से लॉबी किस तरह बनाया जाए और किस तरह छीना जाए? लॉबी बनाने का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को इस बात का एहसास है, दीगर इब्नाए वतन को, कि हाँ भाई ये जो है तबका पिछड़ा हुआ है, इनकी तरक्की ज़रूरी है, उनको जो है साथ लो, लेके आगे बढ़ो। जैसा मखदूम मोहिउद्दीन ने कहा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। अलग थलग रहेंगे तो जीना मुश्किल है।
मिल के रहो, आगे बढ़ो जी और हक को छीनो। छीनने का मतलब खुदा न खास्ता कोई वायलेंस की बात नहीं होती। जी जी बेशक। छीनने का मतलब ये होता है कि आप जबान से बताओ कि आपका, जद्दोजहद। हाँ, हम भी मुंह में जबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, वो सिचुएशन लाइए आप। जी और एक शायर कहता है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती जी। है। तो सलीका पैदा कीजिए। बेशक सलीका पैदा करने की बेनतहा ज़रूरत है, इस बात से तो हर कोई इत्तेफाक रखता है। जी साहब एक आप बहुत बड़े ओहदे पे फायज है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी। तो आप अपनी ओर से क्या खिदमत अंजाम देते हैं और इसके लिए और कौन सी अंजुमन या कौन सी तंजीम बननी चाहिए? देखिए, छोटी बात आपने मुझसे पूछी कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो दूरदर्शन में उर्दू का एक ही बुलेटिन हुआ करता था जी। मैंने अपने जो है कोशिशों से और हिकमत से दूसरा बुलेटिन शुरू किया है, जिसकी वजह से उर्दू वालों का जो काम करते हैं हमारे पास, जो ट्रांसलेशन करते हैं, जो एडिट करते हैं, जो न्यूज़ पढ़ते हैं, उनको फ़ायदा हुआ। जो स्क्रॉलिंग करते हैं उनको फ़ायदा हुआ। नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हुए। और एक चीज़ जब सरकार में शुरू हो जाती है तो बंद नहीं होती। जब तक सरकार चलेगी, जब तक हमारा वतन रहेगा, वो काम चलता रहेगा। तो मेरे जी आपकी खिदमत तो गैर मामूली रही हो गया जी, बहुत गैर मामूली खिदमत रही जी। तो दिगर जो जिम्मेदार है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हर शख्स अपनी ताकत को या अपनी लिमिटेशंस को या अपनी हिकमत को समझ के काम करता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नतीजा सामने आता है, डेवलपमेंट होता है। क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही तरक्की करना है, ज़िंदगी का नाम ही हरकत है। अगर आप जो है मुंजमद हो जाते हैं, बर्फ़ बन जाते हैं, जम जाते तो आपका जीना मरना एक ही है। जी समझे आप? साहब जो आप जितनी सब सारी बातें कही गई सुनी गई, ये आम होता जा रहा है। हर डिबेट में लोग आते हैं जी, खौफ मसला ताफ़ुज़ात सब। लेकिन हमारे पास अभी थोड़े कुछ रोज़ पर कबल एक बहुत बड़े दानिशवर आए थे। वो फरमा रहे थे कि एक वो आदमी होता है जो हकीकी नींद में होता है, जिसको बासानी जगाया जा सकता है कि उसको बोलो भाई उठ जाओ, जागना है, उठ जाता है। और जो सोने की एक्टिंग करता है उसको सर पर डालो, जगाना मुश्किल है। तो हमारी कौम का कहीं वही हाल तो नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत ही रियलिस्टिक हैं। अब हम लोग जो है नारों में आने वाले नहीं हैं। चाहे वो हमारे पास कोई मजहबी लिबास में आ गया तो भी हम डरने वाले नहीं हैं। अगर कोई साधु और संत के भेष में आके हमें मरगल आए तो हम जो है उसका शिकार बनने वाले नहीं हैं। अब हम लोगों ने हिंदुस्तानियत को पहचान लिया है और हमारे पास कोई भी प्रोपेगेंडा करने वाला आदमी कामयाब नहीं हो सकता। हम जाग रहे हैं। जी डायरेक्टर साहब, एक पर्सनल सवाल जी, आप इतने बाएतमाद कैसा बने? कोई फार्मूला? कोई फार्मूला नहीं है। मैं जो है हमेशा लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ और चेहरों पे मुझे हमेशा एतमाद दिखाई देता है। अफजल के चेहरे में मुझे एतमाद दिखाई देता है क्योंकि अफजल के चेहरे में दियानतदारी है और एतमाद है। और उस चेहरे को पढ़ता हूँ तो एतमाद की दौलत पाता हूँ। और एतमाद ही ईमान है, एतमाद ही ज़िंदगी है। अगर आप अपनी बीवी पे एतमाद नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। आप अपने बेटे की सलाहियतों पे एतमाद नहीं करेंगे तो आप जो है कामयाब बाप नहीं बन पाएंगे। आप अपने साथियों पर एतमाद नहीं करेंगे तो आपकी कामयाबी जो है ना नामुमकिन है। इसीलिए मैं जो है एतमाद को लोगों के चेहरे पढ़कर हासिल करता हूँ और यही मेरा राज है। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब ये बताएं, अगर हमें तरक्की करना है जी तो हमें क्या फार्मूला अपनाना होगा? किस सिम तेज़ी से दौड़ना होगा, चलना नहीं दौड़ना होगा? देखिए, तरक्की करने के लिए, कामयाब होने के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हर शख्स अपने आप से ईमानदार होना चाहिए। जी, जब आदमी अपने आप से बेईमानी करना शुरू करता है तो वो नाकाम होता है। अब सवाल यह है कि अपने आप से बेईमानी क्या है? अपने आप से बेईमानी ये है कि आपका कमिटमेंट 7 बजे है, 7 बजे का एक कमिटमेंट है आपका। आप 6:45 तक सो रहे हैं तो कब उठेंगे, कब ब्रश करेंगे, कब निकलेंगे मार्केट में? तो वहाँ से नाकामी शुरू होती है क्योंकि आप अपने आप से ईमानदार नहीं। जी, तो ईमानदारी अपने आप से कीजिए, आगे बढ़ेंगे। अपने आप से बेईमानी करेंगे तो कभी तरक्की नहीं करेंगे। आप अपने जब आप जो है नाकाम होकर जब अपना चेहरा देखेंगे आईने में तो आपको चेहरा चिढ़ाएगा, आपका खुद का चेहरा आपको चिढ़ाएगा। जी साहब, ये बताएं आपके तरक्की में तालीम कितनी अहमियत रखती है? देखिए, तालीम एक ऐसा मैदान है, आपकी मौत भी आ जाती है और आखिरी कलमा पढ़ते हैं आप, तब तक भी आप जो है इल्म हासिल कर सकते हैं। और इल्म का जो मतलब है, बुजुर्गान दीन ने कहा कि इल्म का मतलब है ऐन ला मीम नहीं बल्कि ऐन मीम ला। इल्म का मतलब ही अमल है। तो इल्म जब हासिल करते हैं आप तो मुसलसिल अमल कीजिएगा, तरक्की होगी। अगर आप इल्म हासिल कर लेते हैं नामिल की तरह, कोई कहानी की तरह, तो वो बेफैज़ है, आँख पर बार, दिमाग पर बार,
चेहरे पर बार और ला हासिल। जी, मीडिया का किरदार तरक्की में क्या होना चाहिए साहब? क्योंकि आप भी मीडिया के बहुत बड़े ओहदे पर फायद है, तो मीडिया क्या रोल अदा कर सकता है अपना? आप मुझे बताइए, मीडिया आपके अपनी तरक्की में, इनफरादी तरक्की में, या समाज की तरक्की में? कौम की तरक्की में। कौम की तरक्की में। मीडिया एक इंतहाई पावरफुल जो है ज़रिया है, मीन है। अगर आप रोशनी टीवी में, आपके अपने टीवी में रोज़ाना एतमाद से मुताल्लिक़ प्रोग्राम पेश करें, कॉन्फिडेंस से मुताल्लिक़ प्रोग्राम पेश करें, इस्लाम की, कुरान की, गीता की, बाइबल की, गुरु ग्रंथ की सच्चाइयों की मिसाल पेश करें, तो आप देखेंगे कि मीडिया ऐसा रोल अदा करेगा जैसा पेरेंट्स करते हैं, जैसे माँ बाप रोल अदा करते हैं। क्योंकि आज का बच्चा, आज का बूढ़ा, सब लोग मीडिया के दीवाने हैं, टीवी के दीवाने हैं। अगर आप इस दीवानगी को सही ढंग से इनक्याश करते हैं तो आप जो है मानव की सेवा कर रहे हैं, इंसानियत की सेवा कर रहे हैं, और इंसानियत की सेवा ही इबादत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप हर इतवार के रोज़ जी, आप बहुत बेहतरीन कलमकार हैं, मैं उसके आपके मज़ामिन पढ़ चुका हूँ। जी, तो उसका क्या मकसद होता है? उसका मकसद भी वही है जो आप कर रहे हैं, जैसा मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरे थॉट्स जो है आप वहाँ पहुँचा रहे हैं, उसका मकसद ही वही है कि आपके थॉट्स लोगों तक पहुँचे, सियासत के ज़रिए कुरान, हदीस, सच्चाई की बातें लोगों तक पहुँचे। अगर 10 लोग भी हमारी किसी अच्छी बात से मुतासिर होते हैं तो इससे बढ़ के इनाम क्या हो सकता है? बेशक ज़िंदगी का सही मानों में जो है क्या कहेंगे कि इस्तेमाल हो रहा है, ये हम सोचते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जी साहब, आखिर में चलते चलते जी, आप हमारे नाज़रीन बिलखुसूस नौजवान नस्ल को क्या हिदायत या मशवरा देना चाहेंगे? मैं APJ अब्दुल कलाम के उस ज़र्रीन ख़ौल को दोहराना चाहूँगा कि अगर नौजवान ख्वाब भी देखें तो बड़े ख्वाब देखें। जी, अगर आपसे इस्तिफ़ादा हासिल करने की गुंजाइश नहीं रखते तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा तफसीली अंदाज में हमारे नौजवानों को। देखिए, तफसील की आप बात करेंगे तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप अपनी सलाहियत को पहचानिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे की जो सलाहियत है, जो मेरिट है, डीमेरिट है, जो उसका लेवल है, उसको पहचानिए और उस पर उतना ही बोझ डालिए जितना वो सह सकता है। बहुत से बच्चे मैथ्स में कमज़ोर होते हैं, माँ बाप कहते हैं कि भाई तुम जो है कंपोजिट मैथ्स ले लो। कंपोजिट मैथ्स ज़बरदस्ती इम्पोज करते हैं तो होता यह कि वो ज़ीरो ले आता है। तो बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें है उसी को आप पढ़ाइए, आप देखिए बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूँ जी, और मैट्रिक मैंने सप्लीमेंट्री देकर पास किया था जी, उसके बाद मैंने उर्दू मीडियम से ही BA किया। उसके बाद मैंने उर्दू ही में IAS का एग्ज़ाम लिखा क्योंकि वो ज़बान पे मुझे उबूर था, मैंने वही किया। अगर मेरे माँ बाप मुझसे कहते कि नहीं भाई तुम इंटरमीडिएट तो उर्दू से किए हो, अब अंग्रेज़ी मीडियम में BA करो, तो शायद मैं वो करता तो नाकाम हो जाता, BA फेल होता और ये जो उपज मेरी हुई थी वो उपज नहीं हो पाती। तो माँ बाप को भी पहचानना चाहिए कि बच्चे की सलाहियत कितनी है और बच्चे को भी ये जानना चाहिए कि वो कौन सा काम कर सकता है, कौन सा काम नहीं कर सकता है। जो नहीं कर सकता उसमें हाथ ना डालें, जो कर सकते हैं उसमें काम करिए, डिस्टिंक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। और जिसमें शौक़ नहीं है, जिसका ज़ौक़ नहीं है, वहाँ जाएंगे तो आप जो है निगेटिव ग्रोथ आपका होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बहुत ज़रूरी ख़यालात का हमारे डिप्टी डायरेक्टर जनाब शुजात अली साहब इज़हार कर रहे थे और उम्मीद करते हैं कि आपने जो हमें मौका दिया हम उससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, हमारे नौजवान नस्ल भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेगी। आखिर में चलते चलते फिर मैं यही बताता चलूँ कि तूफ़ानों से नज़रें मिला सैलाबों पे वार कर, तूफ़ानों से नज़रें मिला सैलाबों पे वार कर, मल्लाहों का पीछा छोड़ खुद तैर के दरिया पार कर। हमें भी यही करना होगा, अपनी काबिलियत के लोहा हमें मनवाना ही होगा, तभी जाकर हमारी तरक्की मुमकिन है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बल्कि अफजल साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जी, बजाय ये कहने के अगर हम ये कहें कि गम बहुत सहे मैंने अब बिज़ात उलट दूंगा, वो मेरी नवाजिश थी, ये मेरा इरादा है। जी, बहुत खूब साहब, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।